बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम इबारती प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो इसी तरह से आज भी हम इबारती प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो आज के क्लास की जो शुरुआत होगी बच्चों, वो 17वें सवाल से होगी। पिछली क्लास में 16वें सवाल तक हम हल कर चुके थे। अब यहाँ से 17वें सवाल से शुरुआत होगी। तो 17वां सवाल क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, 17वां सवाल जो इसमें बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें संपूरक कोण की बात बोली गई। तो सबसे पहले बच्चों हम संपूरक कोण जानेंगे कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बच्चों वे कोण होते हैं, इसमें दो कोण होंगे। जो संपूरक कोण की इसमें बात बोली गई है, तो इसमें दो कोण होते हैं और जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा याद के लिए लिख लेंगे कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि जो कोण है वो डिग्री में लिखे जाते हैं, तो है डिग्री का चिन्ह। तो 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोण, इसमें दो कोण होते हैं और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनमें दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोण में बच्चे दो कोण होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। अब आगे समझेंगे। तो इसमें बोला गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो कोण है तो निश्चित है कि एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम दो कोणों को मान लेते हैं। दो कोण है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो उनको मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर, जो बड़ा कोण है उसको हम x मान लेंगे, और तथा जो छोटा कोण है, तथा जो छोटा कोण है तथा छोटा कोण है उसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर संपूरक कोण वो होते हैं जिनमें दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब दो कोणों में भी एक बड़ा होगा और एक छोटा, तो हमने बड़े कोण को बच्चों x मान लिया और छोटे कोण को हमने y मान लिया। अब आगे इसकी हम भाषा पढ़ते हैं। तो इतना सबसे पहले समझना जरूरी था कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो अब बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है वो क्या है, जो बड़ा कोण है वो x है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। डिग्री का मतलब एक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर हम 18 ही लिख देंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पर संख्या से मतलब, लेकिन जो कोण है उसकी माप डिग्री में की जाती है, तो इसलिए डिग्री बोला गया। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण हमने x माना, तो बड़ा कोण जो है वो बराबर है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 18 प्लस में हो जाएगा। तो y को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो आपको यह समझ में आया कि समीकरण कैसे बना। तो इसमें बोला था जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हो गया x और छोटा कोण y को इस तरफ लाए तो x माइनस वाई बराबर 18। अब यहाँ पर बच्चों हमने परिभाषा लिखी कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योगफल 180 होता है। तो यह संपूरक कोण की परिभाषा होती है, या कह सकते हैं यह एक उसका नियम होता है कि इसमें दो कोण होंगे तो उन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा समीकरण दूसरा बना देंगे, x प्लस वाई बराबर 180। यह समीकरण कहाँ से आया, क्योंकि संपूरक कोण का नियम होता है कि इसमें जो दो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो उसे ही हम संपूरक कोण कहते हैं। जिनमें दो कोणों का योगफल 180 हो जाए वो संपूरक कोण। तो पहला समीकरण तो उसकी भाषा से बन गया और दूसरा जो समीकरण है वो सीधा नियम से बन गया। तो है पहला और दूसरा समीकरण। अब इनको हम हल कर देंगे और x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम इन दोनों समीकरणों को सीधा जोड़ देंगे। तो इसमें हम दोनों समीकरणों को सीधा जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर होगा y से y कट जाएगा। अब x में x को जोड़ेंगे तो है 2x आ जाएगा।
x और x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198 आएगा, क्योंकि 80 10 90 8 98 हो जाए। तो अब x बराबर निकालेंगे हम, तो यह हो जाएगा 198/2। तो यहाँ से x का जो मान होगा 2 का भाग इसमें हम दे देंगे, 2 9 18, एक शेष बचेगा तो 2 9 18। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया बच्चों वो 99 आ गया। दो समीकरण बने थे, हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा तो y से y कट गया, और x में x जोड़ा तो 2x आ गया, 180 में 18, 198, 2 का भाग दिया तो 99 बार गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान निकालना है तो x का मान रखेंगे, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखें, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जिस समीकरण में रख रहे हैं उस समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण जो 2 है वो क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर 180। यह समीकरण 2 है, x प्लस वाई बराबर 180। तो इसमें x का जो मान है वो 99 आया है, तो x की जगह हम 99 रख देंगे, प्लस y बराबर 180। तो जो y बराबर आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस 99 आ जाएगा। y बराबर, तो हल करेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 8 के 9 के 10 हो गए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 1 हाथ से लगाई तो 9 के 10 हो गए, 8 में से 0 हो जाएगा, तो 81 आ जाएगा। अब एक कोण तो 99 आया और एक कोण 81, और समपूरक कोण उसे ही कहते हैं उन दो कोणों को जिनका योगफल 180 होता है। तो 99 और 81 को यदि हम जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 8 17 18। तो इस तरह से एक जो कोण आ गया वो 99 आ गया, और दूसरा जो कोण आ गया वो 81 आ गया। तो इसमें यही पूछा गया है, उन्हें ज्ञात कीजिए वो जो कोण है वो क्या होंगे। तो एक कोण हमारा 99 आ गया और दूसरा कोण हमारा 81 आ गया। तो इस तरह से यह हल किया। तो यह हमें याद रखना है कि संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है। तो अब यहाँ पर इस सवाल को हटा देते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। अगला जो सवाल है बच्चों, उसमें काफी फोकस के साथ हमें समझना पड़ेगा, हमें उसमें काफी धैर्य रखना, क्योंकि उसकी भाषा बहुत ही लंबी है। तो 18वें सवाल, तो 18वें सवाल को हम सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे। तो इसमें है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले तो हमें इसमें बोला गया है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर आगे बोला गया है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो सबसे पहले तो हम पहला आयत मानेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है पहला आयत का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसी भाषा को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले आयत के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर दूसरी आयत के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आयत है तो उसमें लंबाई होगी, माना पहले आयत, शॉर्ट में लिखते हैं पहले आयत की लंबाई, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो मानो पहले आयत की लंबाई जो है वो x मान लें, तथा जो चौड़ाई है बच्चों वो हम y मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे बाकी जो मान है वो किस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों जो बाकी जो मान है वो मीटर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हम लंबाई मानेंगे वो मीटर में मानेंगे, और जो चौड़ाई है वो भी मीटर में, क्योंकि बाकी और जो मान है वो मीटर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो हम मान रहे हैं या लंबाई या चौड़ाई वो मीटर में होगी। तो आयत माना हमने पहले आयत की जो लंबाई है वो x मीटर मान ली तथा चौड़ाई y मीटर। तो बच्चों जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो x और y का गुणा, x और y का गुणा करेंगे हम तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर होगा। तो आयत की जो लंबाई है वो हमने x मीटर मान ली, चौड़ाई है वो y मीटर मान ली, और जो क्षेत्रफल है वो एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भैया मीटर में ही रहेगी और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब इसमें बोला क्या गया है, गौर से समझेंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यह तो हमें समझ में आ गया कि पहला आयत क्या है, यह पहले आयत की लंबाई हो गई है, चौड़ाई हो गई, वह
पहले आयत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। या यह कह सकते हैं कि एक पहला आयत हो एक दूसरा आयत हो, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो अब वो दूसरा आयत क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले आयत की लंबाई चौड़ाई तो हमने यहाँ पर मान ली और क्षेत्रफल निकाल दिया। तो फिर से पढ़ते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो अब जो दूसरा आयत है उसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, शॉर्ट में लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई। तो इसमें बोला गया बच्चों दूसरे आयत की जो लंबाई है, अब जो लंबाई वो 11 मीटर अधिक है, किससे अधिक है, इस वाली से। दूसरे आयत की जो लंबाई है पहले वाली से अधिक है 11 मीटर, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो x प्लस 11 मीटर हो जाएगी। और जो चौड़ाई हो जाएगी बच्चों, चौड़ाई क्या है, तो इसमें पढ़ते हैं, तो लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो अब जो दूसरे आयत की चौड़ाई है वो 6 मीटर कम है, किससे है, पहले आयत की चौड़ाई से 6 मीटर कम है। तो यह इसकी चौड़ाई होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x प्लस 11 है गुणा चौड़ाई y माइनस 6 है और यह मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसमें बोला गया था कि पहला जो आयत है उसका क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो सबसे पहले तो हमने पहले आयत की लंबाई को माना, चौड़ाई माना और क्षेत्रफल माना। अब वो दूसरा आयत क्या था, तो आगे इसमें बोला गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो दूसरे आयत की जो लंबाई वो 11 मीटर ज्यादा हो जाएगी, किससे, इससे, और इसकी चौड़ाई 6 मीटर कम, किससे, इससे कम हुई, तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर कर दें या इसको इसके बराबर, उससे कोई फर्क नहीं, बस बराबर हमें करना है, क्योंकि इसमें बोला गया पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर है। अब जरूरी नहीं कि इस तरफ हम पहले का लिखें इस तरफ दूसरे, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह वाला क्षेत्रफल हम इस तरफ लिख देते हैं x प्लस 11 और यह क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 11 गुणा y माइनस 6, यह दूसरे आयत का क्षेत्रफल है और यह पहले आयत का क्षेत्रफल है। तो दोनों आयत के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब ये जरूरी नहीं कि इस तरफ हम क्या रखें और इस तरफ क्या रखें, हमें जैसे सहूलियत मिलती है उस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, पहले आयत का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है। अब आगे हल करेंगे बच्चों, तो x प्लस 11 का गुणा हम y माइनस 6 में करेंगे। तो इनका गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों x का गुणा, जो x है इसका गुणा हम दोनों पदों में करेंगे, x का गुणा दोनों में होगा। तो x का गुणा y में होगा सबसे पहले, तो है x y आएगा। फिर x का गुणा 6 में होगा, तो यहाँ पर 6 माइनस का है तो माइनस का 6x होगा। तो यह गुणा भी आप समझ किस तरीके से होगा, यहाँ पर जो x है x का गुणा इन दोनों में होगा, x का गुणा y में भी होगा और x का गुणा 6 में भी होगा। तो x का गुणा y में करेंगे तो xy, x का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस का 6। इसी तरह से बच्चों यह जो 11 है इस 11 का गुणा दोनों में होगा, तो 11 का गुणा y में करेंगे तो यह 11y आएगा और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 11 छक्के 66 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यह समझ में आया, x का गुणा y में किया तो xy, x का गुणा 6 में तो माइनस 6x, 11 का गुणा y में तो 11y और 11 का गुणा 6 में तो 66। अब इस एक्स वाई को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और दूसरी तरफ बच्चों जीरो बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यह एक्स वाई प्लस का है और यह एक्स वाई माइनस का है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 6x प्लस 11y, और यहाँ पर जो 66 बचा बच्चों माइनस का है, यह दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 66 हो जाएगा। तो समीकरण 1 बचा। तो क्या किया हमने, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस का 6x प्लस का 11y और माइनस का 66 है, इसको दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। तो है तो समीकरण 1 बन गया। अब आगे हम भाषा को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यह बोला गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो यहाँ तक तो यह हो गया था। अब आगे बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उसका क्षेत्रफल एक
तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यह तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या है? तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर किस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दो आयत पहले से ही मौजूद है। यह पहला आयत था, इसकी लंबाई चौड़ाई थी, यह दूसरा आयत था, इसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल था। अब इसमें बोला गया है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यह हम बाद में समझेंगे कि तीसरे आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, लेकिन सबसे पहले यह समझेंगे कि तीसरे आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई लिखेंगे यहाँ बराबर, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई, यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई, और फिर यहाँ पर हम उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आगे समझते हैं कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन तीसरे आयत की जो भुजाएं वो क्या है, तो उसमें बोला गया है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो वह उससे 22 मीटर लंबा, तो है जो तुलना की बात हो रही है वो इससे हो रही है, पहले वाली से। जो भी लंबा है वो इससे प्लस होगा, या कम है तो वो इससे माइनस होगा। तो फिर से पढ़ते हैं कि तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो पहले आयत से 22 मीटर ज्यादा हो जाएगी, तो x प्लस 22 मीटर हो जाएगी। जो भी तुलना होगी बच्चों वो पहले वाली से होगी। यहाँ पर भी हुई थी बड़े या कम जो थी, यहाँ पर भी जो 22 मीटर लंबाई ज्यादा है वो इससे है। तो जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो जो चौड़ाई है वो 9 मीटर कम है, तो y माइनस 9 हो जाएगी। और बच्चों किससे ज्यादा है या किससे कम है, तो पहले वाले से। तो बोला गया है कि जो तीसरा आयत है उसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर अधिक है और चौड़ाई 9 मीटर कम है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x प्लस 22 गुणा y माइनस 9 मीटर स्क्वायर। और इसमें बोला गया था उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर जो बराबर मान हो रहे हैं वो दूसरे और तीसरे आयत के लिए बोला गया है। इसमें हमें डायरेक्ट जो भाषा है वो दी गई है, जबकि यह जो इसकी भाषा है वो और लंबी हो सकती थी, लेकिन पूरा डिटेल में देती तो है इसकी जो भाषा है और ज्यादा हो जाती। लेकिन जो इस सवाल का कहने का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल अब तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर उसके से आशा है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल अब तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो हम इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे आयत का क्षेत्रफल x प्लस 22 गुणा y माइनस 9। तो यहाँ पर जो बराबर की बात की गई थी कि उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसमें कहने का मतलब है कि दूसरे और तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल था x प्लस 11 गुणा y माइनस 6 और इसका था x प्लस 22 गुणा y माइनस 9। अब इनका हम गुणा करेंगे तो x का इन दोनों में होगा, तो x का y में होगा तो x y आएगा, x का 6 में होगा तो माइनस का 6x, 11 का y में होगा तो प्लस का 11y होगा, और 11 का 6 में होगा तो माइनस 11 छक्के 66 हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों इस x का गुणा इन दोनों में होगा, तो x का गुणा y में होगा तो है एक्स वाई हो जाएगा, और x का गुणा माइनस के 9 में होगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी इन दोनों में गुणा होगा, x का पहले y में होगा तो एक्स वाई, 9 में होगा तो माइनस का 9x। अब इसी तरह से 22 का गुणा y में होगा तो है 22y होगा, माइनस 22 का गुणा 9 में होगा तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा। तो x का गुणा y एक्स वाई, 9 में माइनस का 9x, 22 का गुणा y में 22y, 22 का गुणा माइनस के 9 198। अब हम हल करेंगे यहाँ, तो क्या होगा एक्स वाई माइनस का 6x प्लस का 11y प्लस का 11y। और बच्चों हम इन मानों को यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर जो एक्स वाई एक्स या वाई है या एक्स वाई है तो उन सभी को हम एक तरफ लिख देंगे, और जो संख्या बचेगी उसको हम दूसरी तरफ लिख देंगे, क्योंकि इससे अब समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने एक्स वाई यहीं लिख दिया, माइनस का 6x
प्लस का 11y। अब हम 66 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब xy को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे बच्चों तो है माइनस का xy हो जाएगा। 9x को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो है प्लस का 9x हो जाएगा। 22y को पक्षांतर करके लाएंगे तो है माइनस का 22y हो जाएगा, बराबर यह माइनस का 198 इसी तरफ रहेगा। और यह जो माइनस का 66 है वो पक्षांतर होगा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 66 होगा। अब यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है, क्या एक्स वाई को यही लिख दिया माइनस का 6x प्लस का 11y। 66 को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। 198 इसी तरफ था तो वो माइनस का ही रहेगा। अब एक्स वाई को इस तरफ लाए, या प्लस का था तो माइनस हो गया, या माइनस का था या प्लस का हो गया, या प्लस का था माइनस का हो गया। अब इसमें कुछ देखते हैं क्या कटता है। तो इसमें जो मान कट रहे हैं वो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाए, क्योंकि यह प्लस का एक्स वाई हुआ माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ पर बचा का, अब बच्चों यहाँ पर 9x बचा, यह 9x प्लस में है और यह 6x है, दोनों सजाती पद है। तो 9x में से बच्चों 6x घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यह सीधे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सजाती पद है। तो 9x में से 6x घटेगा तो 3x बचेगा। इसी तरह बच्चों यह 11y और 22y दोनों सजाती पद है, तो 11 में से 12 घटे, 11 में से 22 घटेगा तो माइनस का 11y आएगा, बराबर 9 में से 6 गया तो 3 आया, और यहाँ पर 11 में से 22 गया तो माइनस का 11 आया। अब यहाँ पर 66 में से 198 घटेगा, मतलब घटेगा तो 198 में से 66, लेकिन जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर 198 में से हम 66 को घटा देते हैं तो क्या होगा, 8 में से 6 गया 2 आया, 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, 132 जोड़ेंगे 6 2 8 6 3। तो 198 में से हमने 66 को घटाया तो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 132। तो जो भी 132 आएगा वो माइनस का 132 आएगा। 132 जो आया वो माइनस का 132 आया। तो यहाँ पर यह समीकरण 2 बन गया, यह समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर हम पहला और दूसरा समीकरण हल करेंगे और एक्स वाई के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे यह होगा। तो इसको अब हम यहाँ पर हटाते हैं, पहला और दूसरा जो समीकरण उसको हम हल करते हैं। तो पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, तो हल करेंगे बच्चों, तो बाकी हम यहाँ पर हटा देते हैं। यह पहला समीकरण हो गया और यह हमारा दूसरा समीकरण। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। पहला जो समीकरण है माइनस का 6x प्लस का 11y बराबर 66, यह समीकरण 1 हो गया। तो इसको यहाँ से हटा देंगे। दूसरा जो समीकरण है वो है 3x माइनस का 11y, 3x माइनस का 11y बराबर माइनस का 132, समीकरण 2। तो 3x माइनस का 11y बराबर माइनस का 132। तो यहाँ पर हमने इन दोनों समीकरणों को लिख दिया। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में जो 11y है वो बराबर है। इसमें हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी 11y है, नीचे भी 11y है, दोनों जगह 11y जो है वो बराबर है। तो हम इन दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, 11y से 11y कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से 6 घट जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 6 घट जाएगा तो माइनस का 3x। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर लेंगे, 66 में से 132 घटेगा तो जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 66 ही आएगा, क्योंकि 132 में से हम 66 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 आया, 6 के हो गए 7, 13 में से 7 गया 7 और 6 13, 66 जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3x बराबर 66 हो जाएगा। 3 से 66 कट जाएगा तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान जो है
वो समीकरण 2 में। तो हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों? समीकरण 2 है 3x माइनस 11y बराबर माइनस का 132। तो जो समीकरण 2 है वो है 3x माइनस 11y बराबर माइनस का 132। तो इसमें x का हम मान रख देंगे। 3x का जो मान है वो 22 है, माइनस 11y बराबर माइनस का 132। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 3 66 हो जाएगा। अब बच्चों 132 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, तो यह जो 132 माइनस का है हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, तो यह जो 132 है वो प्लस का 132 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 132 है वो माइनस का है और पक्षांतर करके हम जब दूसरी तरफ लाएंगे तो यह 132 बच्चों प्लस का हो जाएगा। अब यह जो 11y है वो माइनस का है, जब पक्षांतर करके हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यह 11y प्लस का हो जाएगा। तो हमने संख्या और संख्या को एक तरफ कर दिया और जो हमें y का मान निकालना तो y को हमने दूसरी तरफ कर दिया, तो 132 प्लस का हो जाएगा 11। अब जोड़ेंगे इसको तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 198 हो जाएगा। 132 में जब 66 जोड़ेंगे बच्चों तो 6 2 8 6 3 198 हो जाएगा बराबर 11y। अब हम y का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 198/11, क्योंकि 11 का इसमें भाग हो जाएगा, तो y बराबर जो हो जाएगा इसका हम भाग देंगे तो y बराबर 11 का भाग 19 में देंगे, सबसे पहले 19 में देंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 8 शेष बचेगा तो 11 8 88। तो 11 का हम इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले 11 का भाग 19 में देंगे तो 11 एकम 11 और 19 में से 11 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 यहाँ पर तो 18, तो यह y हो जाएगा। अब इसमें बच्चों हमसे पूछा गया क्या गया है, तो इसमें हमें इस आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। जो 18 में सवाल है उसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यह तो y का जो मान है वो 18 आ गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे y बराबर 18। ठीक है, तो इसकी जो आयत की लंबाई है बच्चों वो 22 मीटर आ गई और जो इसकी चौड़ाई है वो आ गई 18 मीटर। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों? अब क्योंकि हमने पहले आयत की मानी थी हल में, तो उसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 22 और चौड़ाई है 18, गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी, 18 दूनी 36 और 3 39, तो 396 मीटर स्क्वायर है वो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो हमने सबसे पहले आयत माना था उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल था, तो उसकी लंबाई आ गई थी 22 मीटर, चौड़ाई थी 18 मीटर, दोनों का गुणा किया तो 18 दूनी 36, 3 हासिल लगी, 18 दूनी 36 और 3 39, तो 396 मीटर स्क्वायर यह क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से बच्चों इस सवाल को भी हल किया। यह एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको हमें बहुत ही गौर से और फोकस से समझना होगा और अब इस क्लास को बार बार देख लेना, 2 से 4 बार आप देखेंगे तो यह बहुत ही क्लियर हो जाएगा एकदम, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को यहाँ से हटाते हैं और अगले सवाल को समझाते हैं। अब जो अगला सवाल है बच्चों वो है 19वां सवाल, वो भी आयत का ही सवाल है, तो इसे भी समझें। अगला जो सवाल है वो 19वां सवाल है, तो देखते हैं बच्चों 19वां सवाल। अब इसमें बोला गया है बच्चों कि एक आयताकार हॉल की लंबाई, आयताकार एक हॉल है मतलब आयत ही है, हॉल कमरा भी समझ सकते हैं लेकिन जो भी है वो आयत ही है। तो एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यह पहली शर्त है। फिर बोला गया है उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात की। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम माना हॉल की लंबाई, तो लंबाई बच्चों हम x मान लेंगे और यहाँ पर जो बाकी मान दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो लंबाई होगी बच्चों वो मीटर में आएगी, तो हॉल की जो लंबाई होगी वो x मीटर हो गई, तथा यहाँ पर हम चौड़ाई मानेंगे,
तथा जो चौड़ाई है वो हम y मीटर मान लेंगे। अब बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस आयताकार हॉल की बात की गई थी। जो हॉल है वो कैसा है, आयताकार। तो जो भी होगा आयत का फॉर्मूला लगेगा। तो माना जो हॉल था, तो हॉल की जो लंबाई वो हम x मीटर मान ली। मीटर में इसलिए क्योंकि बाकी जो और मान दिए गए वो मीटर में दिए गए। तो लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, जो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर में। अब हम यहाँ पर पहली शर्त लिखेंगे और इसको डायरेक्ट हल करेंगे। पहला समीकरण बना। तो पहला समीकरण क्या है बच्चों, पहली जो शर्त है वो क्या है, तो फर्स्ट जो शर्त है उसमें बोला गया है बच्चों, एक आयताकार होल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, मतलब जो लंबाई है वो 10 मीटर बढ़ाते हैं, जो चौड़ाई है वो 5 मीटर बढ़ाते हैं। तो पहले लंबाई क्या थी, x थी, अब 10 बढ़ जाएगी तो x प्लस 10 हो जाएगी, यह तो लंबाई हो गई। और जो चौड़ाई है वो 5 मीटर बढ़ जाएगी। तो इसको यहाँ पर हम बार बार समझाएंगे, आपको बार बार पढ़ेंगे। तो फिर से इसमें बोला गया है एक आयताकार हॉल। तो सबसे पहले जिस आयताकार हॉल की बात की थी उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हमने ऊपर मान ली है। अब क्या बोला गया है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, अब क्या है उसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जाता है। बढ़ा रहे हैं तो नई लंबाई होगी, अब और नई चौड़ाई होगी और नया क्षेत्रफल भी आएगा। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाते हैं। जब लंबाई 10 मीटर बढ़ाई गई तो यह x प्लस 10 हो गई, और चौड़ाई 5 मीटर, तो पहले y थी, अब 5 हो गई, 5 बढ़ गई तो y प्लस 5। तो यह तो नई लंबाई हो गई, 10 बढ़कर आई तो यह नई चौड़ाई हो गई। और इन दोनों का हम गुणा कर देंगे यदि, तो यह क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई यह आ गई नई, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो यह क्षेत्रफल होगा। तो यह हमारा नया क्षेत्रफल हो गया। तो फिर से पढ़ते हैं कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जिस तरह से यहाँ पर जो लंबाई बढ़ी वो किससे, पहले 10 यहाँ पर जो जैसे ज्यादा होगी लंबाई तो किससे ज्यादा होगी, पहले वाली लंबाई से 10 ज्यादा होगी। और चौड़ाई जो ज्यादा होगी वो किससे ज्यादा होगी, पहले वाली चौड़ाई से। तो इसी प्रकार से जो क्षेत्रफल भी ज्यादा हो जाएगा या कम, वो किस वाले से, पहले वाले से। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, पहले वाले से 600 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी क्षेत्रफल है, यह भी क्षेत्रफल, यह भी क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का गुणा हुआ तो यह क्या आया, नया क्षेत्रफल। यह नई लंबाई और नई चौड़ाई, तो ये क्या हो गया, नया क्षेत्रफल। तो नया जो क्षेत्रफल है वो कितना अधिक है, 600 अधिक है। किस वाले से अधिक होगा, पहले वाले से। तो अब हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो x का गुणा y में करेंगे तो यह x y आएगा। x का गुणा y में करेंगे, x का गुणा इन दोनों में करेंगे, x का गुणा y में तो एक्स वाई प्लस x का गुणा 5 में तो यह 5x होगा। इसी तरह से बच्चों 10 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 10 का गुणा y में करेंगे तो 10y होगा, 10y होगा। और 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा। अब इस एक्स वाई को हम इस तरफ लाएंगे तो है क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में 600 आएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई है प्लस का है और यह एक्स वाई माइनस का है, तो एक्स वाई से एक्स वाई बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 5x प्लस 10y बराबर इस तरफ है 600, और यह जो 50 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो यह जो समीकरण है वो बनेगा 5x प्लस 10y बराबर 550। यह समीकरण 1 हो जाएगा, 550 बनेगा। तो यह समीकरण 1। 5x प्लस 10y, एक्स वाई से तो एक्स वाई बच्चों कट गया। अब इस तरफ था 600 और यह जो 50 है वो दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो 550। तो उम्मीद है यह जो समीकरण 1 बना बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम दूसरी शर्त को लिखते हैं। तो जो सेकंड शर्त है वो, तो सेकंड शर्त है वो क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया है आगे, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने। अब जो लंबाई है वो 10 मीटर घटाते हैं। तो पहले लंबाई क्या थी बच्चों, x, तो अब जो नई लंबाई क्या हो जाएगी, वो 10 घट जाएगी। 10 घटा रहे हैं
तो पहले से 10 कम हो जाएगी, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाते हैं तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, पहले y थी अब 7 हो जाएगी, y प्लस 7। तो क्या बोला गया है कि परंतु इसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, तो अब हमने लंबाई 10 घटा दी, पहले x थी अब 10 कम हो गई तो 10 घट जाएगा, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाते हैं तो पहले y थी अब y प्लस 7। अब इन यह नई लंबाई आ गई और यह नई चौड़ाई, अब दोनों को गुणा करेंगे बच्चों तो यह नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फिर से पढ़ते हैं, तो उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो अब जो बढ़ता है वो किससे अधिक होता है, पहले वाले क्षेत्रफल से बढ़ जाता है, कितना, 100। तो एक बार फिर से समझे, लंबाई उसने 10 घटा दी तो यह नई लंबाई होगी, चौड़ाई 7 बढ़ा दी तो यह नई चौड़ाई, दोनों का गुणा हो गया तो यह नया क्षेत्रफल। अब जो नया क्षेत्रफल है वो सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर अधिक होता है, किससे, पहले वाले से। तो पहले वाले क्षेत्रफल में 100 जोड़ने में, तो यहाँ पर लंबाई 10 घटी, चौड़ाई 7 बढ़ी, 10 घटी चौड़ाई और लंबाई को 10 घटाया गया और चौड़ाई को 7 बढ़ाया गया और क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो x का गुणा इन दोनों में, x का गुणा y में करेंगे तो एक्स वाई आएगा, x का गुणा 7 में करेंगे तो 7x आएगा, x का गुणा y में तो एक्स वाई, x का गुणा 7 में 7x। इसी तरह से 10 का गुणा y में करेंगे तो जो चिन्ह है वो चिन्ह भी साथ में आएगा, उस चिन्ह का भी उसमें गुणा होगा। तो 10 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 10 का गुणा y में तो माइनस का 10y होगा, 10 का गुणा 7 में तो 10 सत्ते 70 होगा, एक्स वाई को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स वाई प्लस में और यह एक्स वाई माइनस में तो कट जाएगा। अब यहाँ पर यह 7x से माइनस का 10y बराबर 100 इसी तरफ रहेगा, और इस 70 को पक्षांतर करके बच्चों दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 70 है और अब जाकर यह प्लस का 70 हो जाएगा। तो क्या होगा, 7x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 100 और 70 170। यह समीकरण 2। तो उम्मीद है बच्चों यह दोनों समीकरण जो बने वो आपको समझ में आए होंगे। तो 5x प्लस 10y बराबर 550 है समीकरण 1, और 7x माइनस 10y बराबर 170 समीकरण 2। अब बस इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान प्राप्त करेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम पहला और दूसरा समीकरण ही लिखना है, तो है पहले उस समीकरण और दूसरे को छोड़ देते हैं। तो पहला जो समीकरण वो क्या है, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y बराबर 550 बच्चों है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 7x माइनस 10y बराबर 170 है, यह समीकरण 2। तो बच्चों पहला जो समीकरण है वो है 5x प्लस 10y बराबर 550, दूसरा है 7x माइनस 10y बराबर 170। अब यहाँ पर बच्चों पहला और दूसरा समीकरण आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जो y है वो पहले से बराबर है, इसमें हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बराबर दिया गया है। देखेंगे ऊपर जो 10y है वो प्लस में है और नीचे जो 10y है वो माइनस में, तो दोनों जगह y बराबर है। अब बराबर है तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, 10y से 10y कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12x हो जाएगा, 12x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 और 5 12, 5 और 1 6, एक हाथ से लगी तो 7 हो जाएगा, 0 आया, 7 और 5 12, 5 और 1 6 1 7 आया। अब 12 से हम इसको काट देंगे बच्चों, तो x बराबर 12 छक्के 72, तो x का जो मान है वो 60 हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में रख दें। तो हम यहाँ पर x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का जो मान है बच्चों वो अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। इन दोनों को जोड़ा तो x का जो मान है बच्चों वो 60 आया। अब हमें y का मान निकालना, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण जो 1 है वो है 5x प्लस 10y बराबर 550। अब 5 गुणा x का जो मान है वो 60 है, प्लस 10y बराबर हो जाएगा 550। अब 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, एक जीरो पहले से है, प्लस 10y बराबर 550। अब यहाँ से हम 10y बराबर निकालेंगे तो है 550
और यह जो 300 है बच्चों, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा, तो यह माइनस का 300 हो जाएगा। या 10y के बराबर 550 माइनस 300, तो अब क्या होगा, 10y बराबर हो जाएगा 0 से 0 0 जाएगा, 5 में से 0 गया 5 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा, तो 250 हो जाएगा। तो 550 में से बच्चों 0 जाएगा तो 250 होगा, क्योंकि 0 में से 0 गया 0 आएगा, 5 में से 0 गया 5 आएगा, 5 में से 3 गया 2। अब इस 250 में हम 10 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से y का जो मान निकल कर है बच्चों 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लंबाई निकल कर आ गई, जो लंबाई आ गई, जो x मानी थी हमने लंबाई, तो वो आ गई 60 मीटर, और जो चौड़ाई आ गई वो आ गई 25 मीटर। तो जो चौड़ाई आ गई 25 मीटर आ गई। पूछा क्या गया है, 19वां जो सवाल है, तो इसमें पूछा गया हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 60 मीटर और चौड़ाई वो 25 मीटर हो जाएगी, तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को यहाँ पर हल किया। तो आयत वाले सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो बस इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है, वो कमेंट में जरूर बताएं। और यदि बच्चों जो भी नए चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की क्लासें आपको मिलती रहेंगी पेपर तक, और आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। जल्द से जल्द मैं हिंदी व्याकरण की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें संपूर्ण व्याकरण को कवर कराया जाएगा और आपकी व्याकरण पर जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।